Good morning, class. Good morning, ma'am. Please turn your videos on. हाँ जी, बाकियों को घर पे आके उनकी वीडियोस ऑन करूँ या खुद कर रहे हो? मैं आऊँ घर पे, एड्रेस भेज दो। जिनकी वीडियोस ऑन है सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। 521 की ऑन है तो उसकी अटेंडेंस लग गई है जी। देन अंकुश 1501, राइट? ओके, तो उसकी भी लग गई है। पवन 527 है, उसकी अटेंडेंस लग गई है जी। 502 अभिषेक डन। 1519 डन। Now the next part is Saksham done, Satbir done, Kunal done, Bhumi done, Pratham done, Siddhanshu done, Sukhraj. What happened, Sukhraj? कैमरा के आगे हाथ क्यों रखा हुआ है? Not ready for the lecture? Okay. पूजा डन। तो बाकियों को शायद अटेंडेंस नहीं चाहिए, हम की छोड़ देते हैं। पीसी पे लगा। ओके, 509 पीसी पे लगा रहे हैं, ठीक है जी। मैम 532 प्रेजेंट। मेरा जो ओके रक्षित, ठीक है जी। वीडियोस बंद क्यों रखते हो ये बताओ पहले तो मुझे। पेपर के टाइम पे तो सभी की ऑन होती है, तब तो कहते हैं मैम हमने पेपर देना, हमने भी देना है। फ्रेंसी की डन। बाकी मैम अटेंडेंस ला दियो 540 दी। वही तो मैंने बताया कि अटेंडेंस उसी की लगेगी जिसकी वीडियो ऑन होगी। मैम 533 533 ओके। अब 40 हुन देख लो। मैं चेक करना है कि पेपर्स के बाद जाग रहे हो कि सो रहे हो, इसलिए मैंने वीडियोस ऑन करवाई है। ओके, बाकी आई थिंक कौन रह गया? एक एक मिनट के लिए सभी ने वीडियोस ऑन करके अटेंडेंस लगवा के वीडियोस कर ली बंद। बड़े शातिर हैं ये, स्मार्ट पीपल। ओके, सो पेपर कैसे थे आपके? सारे ही नॉट ओनली जीएससीडी। कैसे रहे? मैम बढ़िया। अच्छा, अच्छे गए? आते थे? यस मैम। ओके, कौन सा पेपर डिफिकल्ट लगा? कोई भी नहीं। ओके नाइस, ठीक है। जीएससीडी के पेपर में कोई डाउट किसी को? डाउट नहीं है, शीट्स कम पड़ी है।
शीट्स कम पड़ गई है, ओके कोई बात नहीं, हम उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स लगाएंगे, डोंट वरी। आई नो कि आपको कितनी शीट्स मिली थी, किसने कैसे यूज किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगाएंगे, डोंट वरी। ओके, पहले आज पेपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी आज कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। ओके, सो फर्स्टली जो क्वेश्चंस आपको दिए थे, 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स में से अटेम्प्ट करने थे, एक 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करना था, ठीक है। मार्किंग स्कीम बता देती हूँ, कितने में से कितना, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क्स दिए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीम मेंबर्स एंड टीम डायनामिक्स, 2 पार्ट्स थे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2.5 फॉर फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट, एंड 2.5 मार्क्स फॉर टीम डायनामिक्स। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें टीम मेंबर्स की, एक अच्छे टीम मेंबर्स की, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी क्लास? मैम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सभी मेंबर्स को, और फीडबैक वगैरह देना, और मैम ओपिनियन वगैरह शेयर करने मैम एक दूसरे के साथ। राइट, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना, ठीक है, ये सारी जो भी टीम, एक अच्छे टीम मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक थी वो पूछी थी, ठीक है। अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो कैसे काम कर सकते हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, आपके पास दूसरों की बात समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरों की बात को समझना एंड देन उसको फीडबैक भी देना कि हाँ ये बात ठीक बोल रही है, गलत, अपने ओपिनियंस रखना और दूसरों के ओपिनियंस को भी एक्सेप्ट करना। ये सारी जो क्वालिटीज थी एक गुड टीम मेंबर की थी, कुछ बुक में मेंशन थी, कुछ नहीं भी थी, बट आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एंड इफ यू थिंक कि वो क्वालिटी अच्छी है एक टीम के पर्सन के लिए, तो आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। देन टीम डायनेमिक्स क्या था जी? मैम ये शायद स्पॉन्सर, मैम वो ऑनर, स्पॉन्सर, मैनेजर। वो तो टीम हायरार्की था। टीम डायनेमिक्स मैम एक अलग, इसका मतलब एक अलग था, मतलब फीचर था वहां पे, मतलब टीम के रिलेटेड ही है ये। टीम के रिलेटेड है क्या? टीम के रिलेटेड है, अटेम्प्ट तो किया है काफी स्टूडेंट्स ने। बोलो। नहीं याद? पेपर में कैसे लिखा? रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि एक टीम के पर्सन्स के बीच में कुछ अनसीन फोर्सेस होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ बात करने, एक दूसरे के साथ अच्छे से वर्क करने के लिए, टीम रोल्स डिजाइन करने के लिए, पर्सनैलिटी डिजाइन करने के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि टीम के जितने भी काम है, जैसे कि प्लान करना, या फिर डिसीजन मेकिंग देना करना, या फिर लीडिंग हो सकती है, मोटिवेटिंग हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, जितने भी काम है ये सारे काम टीम के सारे बंदे एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। तो उस केस में जो अनसीन फोर्सेस होती हैं जो कि एक टीम मेंबर को दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलके काम करने के लिए फोर्स करती बोल सकते हो, या मोटिवेट करती बोल सकते हो, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं टीम डायनामिक्स, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने ठीक लिखा था, बट आई डोंट नो आप लोग अब क्यों नहीं बता पा रहे, कईयों ने गलत भी लिखा था, तो जिन्होंने गलत लिखा था ये प्लीज चेक, ठीक है। आधे पेपर चेक हुए हैं, पूरे नहीं हुए, दैट्स व्हाई मैं अभी रिजल्ट रिलीज नहीं कर सकती। एक बार पूरे चेक हो लेने दो, फिर मैं आपको रिजल्ट बता दूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेस, क्या है, इट्स टाइप्स क्या है, एंड इट्स कॉजेज, ठीक है। सो दिस वाज ऑफ 1 मार्क, एंड ये दोनों कॉजेज एंड टाइप्स 2 मार्क्स के थे। कुछ स्टूडेंट्स ने टाइप्स में सिर्फ 3 टाइप्स बताई हैं, एक्यूट, क्रोनिक एंड एपिसोडिक, दैट इज आल्सो ट्रू एंड ठीक है वो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने यू स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस 2 टाइप्स ही बताई हैं, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इट इज इनफ फॉर यू, आप अगर 2 टाइप्स भी लिख रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स ने सारी की सारी टाइप्स बताई हैं, प्लस कोजेस भी सारे एक्सप्लेन किए हैं, उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं जिन्होंने कोजेस को एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। जिन्होंने सिर्फ कोजेस में से सिर्फ 3
मेजर कैटेगरीज बताई है कि 3 टाइप्स के कोर्सेज हो सकते हैं, उनके फर्दर टाइप्स नहीं बताई, तो उनके मार्क्स थोड़े से कम होंगे। ठीक है, तो आप खुद ही इवेल्युएट कर सकते हो कि आपके मार्क्स कहाँ तक जाएंगे। देन वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, एंड एटलीस्ट 5 सोर्सेज एक्सप्लेन करने को बोला था। तो बेसिकली मैंने पूछा था वेरियस सोर्सेज में, मैंने पूछा था 3 कैटेगरीज जो आपकी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आती हैं। मींस हमारे प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी एंड टर्शरी कैटेगरी। ठीक है, एंड जो सेकंड पार्ट था आपके क्वेश्चन का, दैट वाज 5 सोर्सेज को एक्सप्लेन करना। मतलब मैंने पूछा था कि यहाँ पे आप या तो कोई 5 सोर्सेज, जैसे कि आप बोल सकते हो बुक्स को बता दिया कि बुक्स में से कैसी इंफॉर्मेशन आती है, मैगजीन में कैसी इंफॉर्मेशन आती है, इंटरनेट से कैसी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, ऐसे कोई 5 सोर्सेज को एक्सप्लेन करना था। बट काफी स्टूडेंट्स ने इस चीज में थोड़ी सी मिस्टेक की है। उन्होंने क्या किया है कि 3 सोर्सेज ये वाले एक्सप्लेन कर दिए हैं, कईयों ने तो सिर्फ इतना किया है, कईयों ने ये 3 एक्सप्लेन करके उन्हें लगा कि 3 हो गए हैं, 2 और एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उन्होंने 2 साथ में ऐड कर दिया कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वाला। ठीक है, तो दैट वाज नॉट इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। अभी बाकी पेपर चेक नहीं हुए, आई थिंक मेरे 30 तक चेक हुए हैं, 30-31 रोल नंबर तक। ठीक है, बाकी जो चेक करूंगी मैं आज, फिर मैं आपको बताती हूँ किस किसी क्या क्या मिस्टेक्स थी, या फिर आपको मार्क्स रिलीज कर दूंगी। जिससे प्रॉब्लम होगी वो एक बार पूछ ले, मैं बता दूंगी कौन से क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी। ठीक है, ओके। यस मैम। ठीक है जी। देन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। आई नो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था पहले, बट द थिंग इज आपके पास चॉइस थी तो मैंने ऐड किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग में सिस्टमेटिक रीडिंग आनी थी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग आनी थी, ठीक है, स्कैनिंग स्किमिंग आनी थी। ठीक है, तो वो जो टेक्निक्स थी 5 थी, चाहे आप 5 के 5 एक्सप्लेन कर रहे, चाहे आप 4 कर रहे हो तो भी फाइन है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले कई स्टूडेंट्स ने रीडिंग को डिफाइन किया है, फिर उसके टेक्निक्स बताई हैं, तो दैट इज द बेस्ट मेथड जो आप लोगों ने किया। मुझे अच्छा लगा कि कईयों ने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को और अच्छे वे में किया है। ठीक है, देन सिंपैथी एंड एम्पैथी को एक्सप्लेन करना था, एंड देन उसकी एग्जांपल भी लेनी थी। some of the students just explained the sympathy empathy and they didn't explain the example of this. So उस केस में आपके 1 या 1.5 मार्क्स कट होंगे जिन्होंने एग्जाम्पल नहीं लिखी। जिन्होंने एग्जाम्पल परफेक्ट लिखी है उनको मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने एग्जाम्पल गलत लिखी है उनके मार्क्स भी कट होंगे। ठीक है, sympathy is for 2 marks, empathy is for 2 marks and 1 is for example of each। ठीक है, तो दोनों, अगर आप एग्जाम्पल ठीक लिख रहे हो इसका मतलब आपको इन दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आप एग्जाम्पल ही गलत लिखोगे तो इट मीन्स आपको ये 4 मार्क्स भी नहीं आते अच्छे से। ठीक है, तो देख लेना एक बार। देन लास्ट इज सेक्शन बी। इसमें आपको यहाँ पे 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, मेरे से गलती से 2 लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या तो आप टास्क मैनेजमेंट करो या टीम मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये मैंने डालना ही डालना है। ठीक है, तो टास्क मैनेजमेंट है क्या एंड इसकी डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, कैसे मार्क्स डिवाइड हुए हैं। टास्क मैनेजमेंट को मैंने दिए हैं 3 मार्क्स एंड 7 मार्क्स आर फॉर दिस डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस थी, चारों में से फर्स्ट थी टास्क इनिशिएशन, जिसमें हम इनिशियलाइज करते हैं अपने टास्क को। देन टास्क प्लानिंग थी, देन टास्क एग्जीक्यूशन थी, देन टास्क क्लोज आउट थी। ठीक है, 4 स्टेजेस थी। एंड देन उससे पहले आपको एक्सप्लेन करना कि टास्क मैनेजमेंट होती क्या है। आप चाहते हैं तो इसमें आप स्किल्स भी लिख सकते थे कि कौन कौन सी स्किल्स इंक्लूड होती हैं जब आप किसी टास्क को मैनेज करते हो। अगर आप अपना क्वेश्चन लेंथी करना चाहते हो और आपको लगता है आपके पास शीट्स हैं, बट जिनके पास शीट्स नहीं थी बट दे अटेम्प्टेड वेरी गुड, कईयों ने काफी अच्छे से उन जो स्टेजेस है उनके भी सारे सब पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो आई लाइक दैट पार्ट कि जो आप लोगों ने पॉइंट्स बना के लिखे हैं। कईयों ने पॉइंट्स बनाए, कईयों ने जस्ट पैराग्राफ लिखा है। ट्राई कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, उस केस में आप अपने जो आंसर होते हैं उनको पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखो। पैराग्राफ कम से कम बनाओ। पैराग्राफ सिर्फ उस केस में बनाओ जब आप सिर्फ डेफिनेशन लिख रहे हो और आपको पता है कि आगे इसने इसके आपने पॉइंट्स लिखने हैं। बट अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है
कि आपको आगे पॉइंट्स नहीं लिखने, सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही करने को बोल दिए, तो उस केस में कभी भी आप उसे पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखोगे, स्पेशली इन केस ऑफ जीएसईडी। ठीक है, वैसे तो ये रूल जो है ये सारे पेपर्स में आप यूज करोगे तो आपके लिए सारे पेपर्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, बट इन केस ऑफ जीएसईडी आप कभी भी अपना कोई भी आंसर पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखोगे। सारे आंसर्स जो होंगे वो आपके पॉइंट्स की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है मैम। हाँ जी। मैम 2 डाउट है मैम। हम्म मैम एक ये मैम मेरा नेटवर्क स्लो हो गया था मैम, ये वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता दो जो आप बता रहे थे मैम। और क्या बोलते हैं मैम, ये हमारा जो फॉर्मेट है मैम फाइनल्स के लिए मैम उसमें भी सेम होगा या हमें मैम वो सेक्शन ए भी होगा मैम उसमें? वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं या ऑनलाइन। अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आपके पेपर ऑफलाइन होने हैं या ऑनलाइन। अगर तो ऑनलाइन होंगे फिर तो आपको पता है जो लास्ट टाइम आपका फॉर्मेट था वही फॉर्मेट इस बार यूज होगा। बट अगर ऑफलाइन होते हैं देन आपका पैटर्न 75 मार्क्स वाला होगा जो पहले होता था। सेक्शन ए अलग पार्ट होगा, सेक्शन बी में भी होंगे, सेक्शन सी में भी होंगे, बट आपको दोनों ही तरह से इस टाइम पे प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक बोर्ड ने कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की कि आपके पेपर्स ऑनलाइन होने हैं या ऑफलाइन। तो आपको बैक एक्सरसाइजेस या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो सेक्शन ए पार्ट है उसे सोल्व करना आप स्टार्ट करो। तो, कम से कम उसे नोट डाउन कर लो आप अपनी नोटबुक्स में ही। इवन आपके थर्ड असाइनमेंट भी यही है। ठीक है, थर्ड असाइनमेंट अभी चाहे नोट करनी है तो नोट ही कर लो। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सेक्शन ए आपको सारे सोल्व करने हैं। सेक्शन ए मींस ओनली 10 फिल इन द ब्लैंक्स। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के होंगे, उनमें से लास्ट ईयर के तो फिल इन द ब्लैंक्स है नहीं, तो बचे 4 ईयर्स। ठीक है, तो वो 4 सालों के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें एक्सप्लेन करना है। आपको मैं क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगी, आपको खुद ही आंसर ढूंढने हैं। अगर इन केस आपको लगता है कि आपका आंसर गलत हो सकता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आपके टीम मेंबर्स या आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज मैं भी जैसे जब ग्रुप देखूंगी तो मैं रिप्लाई कर दूँ। ठीक है मैम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में पहला पार्ट था वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करना। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पूछा था 3 टाइप्स जो है हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, दैट वाज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, वो तीनों कैटेगरीज आपने यहाँ पे लिखनी थी। देन मैंने 5 सोर्सेज को एक्सप्लेन करने को बोला था। तो बेसिकली मैंने इसको नहीं एक्सप्लेन करने को बोला था। 5 सोर्सेज का मतलब 5 एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करना। न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन, इंटरनेट या फिर कुछ भी जो सोर्सेज है, रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, ठीक है, या फिर इंटरव्यूज, उन सभी के बारे में मैम एक एक दो दो वेबसाइट, लाइंस लिखनी थी। वेबसाइट, यस यस, बुक। वो सारे ही आएंगे जो भी है उनमें से कोई 5 की एक एक लाइन एक्सप्लेन करने को बोला था मैंने। मैम अगर हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन ना किया हो फिर? मतलब ये वाला पार्ट नहीं एक्सप्लेन किया आपने? यस मैम। आपने अगर ये एक्सप्लेन नहीं किया बट आपने जो ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया है इसमें आपने बता दिया कि ये एक प्राइमरी सोर्स है, ये एक सेकेंडरी सोर्स है, देन ऑल्सो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे किया था मोहित आपने? बताया मैम था वहां मैंने पे? बस मैम मैं पहले तो 5 एग्जाम मतलब जो मैगजीन्स वगैरह थी ये लिखे कि हम्म ये मतलब क्या चीज है और मतलब किस क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है और इसके क्या यूज होते हैं मैम, सिर्फ इतना लिखा था। जो मैंने आपको पिक भी भेजी थी मैम ग्रुप में, जो बुक में करवाया मैम, वो वाला मैंने लर्न। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, डिपेंड करता है। ठीक है, इस बार अगर आप लोगों ने कुछ ज्यादा मिस्टेक्स की हैं मुझे पता है, तो इस केस में अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना जैसे मैंने आपको बताया। राइट नाउ मैं आपको उसके मार्क्स भी दे दूंगी जिन्होंने सिर्फ इतना पार्ट एक्सप्लेन किया या फिर इतना ही एक्सप्लेन, ऐसा ठीक है? रोने मत बैठ जाना घर पे जाके सारे जाने, घर वालों ने कहना पता नहीं मैम ने डांट ही दिया है इन्हें। ठीक है मैम चांसेस ज्यादा किसके, ऑफलाइन के या ऑनलाइन पेपर के? नो आइडिया। सी अगर हम देखें पंजाब गवर्नमेंट को तो उन्होंने +2 के पेपर कैंसिल कर दिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ओनली पंजाब गवर्नमेंट, इवन सीबीएसई ऑल्सो।
प्लस 2 के पेपर कैंसिल कर दिए, बट वो हो सकते थे, ठीक है। तो अगर उसे देख के बोलें तो ऑनलाइन के चांसेस हैं, बट हम ये भी देख सकते हैं कि अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, ठीक है। प्लस जो आपके बाकी जो गवर्नमेंट टेस्ट हैं वो हो रहे हैं वहीं पे जाके, ठीक है। तो अगर उसे देखें तो ऑफलाइन के भी चांसेस हैं। अगर ऐसे केसेस कम होते रहे, अच्छा माहौल बनता रहा, तो ऑफलाइन के चांसेस हैं। वो डिपेंड करेगा क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं वो आफ्टर 20 डिसाइड, बेसिकली जून के 20 के बाद ही हैं सारे, ठीक है ना। तो उस तब तक अभी हमारे पास 2 वीक्स हैं, तो देखो क्या सिनेरियो बन रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, उस पे डिपेंड करेगा कि कैसे होंगे पेपर आपके, ठीक है। यस मैम। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था टाइम मैनेजमेंट। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? दिस इज फॉर 2 मार्क्स। देन हाउ टाइम कैन बी मैनेज्ड, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। एंड एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो ऑफ 4 मार्क्स। तो जो मैंने नोट किया अभी तक, जितने पेपर चेक किए हैं उसमें स्टूडेंट्स ने सिर्फ इतना पार्ट ही एक्सप्लेन किया है, एंड इस पार्ट को स्टूडेंट्स ने स्किप कर दिया है, या फिर इसके बारे में सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स लिखे हैं। तो फॉर दैट स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूं कि ये वाला पार्ट 5 मार्क्स का था, सॉरी 4 मार्क्स का था। तो उसमें से आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, आपको बेटर पता है कि आपने कितने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो आई थिंक पेपर क्लियर है सभी को अब। पहले मैंने पूछा था कि टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। देन मैंने पूछा था कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम टाइम मैनेज करना ही हमें क्यों करना है, रीजन क्या है टाइम मैनेज करने का, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैंने ये पूछा था, ओके। नॉट ओके विद दैट? नहीं बोलना, फाइनल है। क्या हुआ मैम? मैं पूछ रही हूँ कुछ। ऐसा की कोई डाउट है पेपर में या क्लियर है सारा? नो मैम। यस मैम, यस मैम, क्लियर है मैम। ओके क्लियर है मैम। ओके, सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 8th चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कितना करना है, क्या करना है, वो मैं आपको भी बता रही हूँ साथ ही साथ, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या बेसिकली? एनीवन हु कैन ट्राई? यस मैम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? मैम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है उसमें कोई भी मैम एरर्स वगैरह आए और उसको ठीक करना मैम, एनालाइज करके, तो उसको मैम प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। बेसिकली अगर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम है क्या, किसी भी काम को करने में कोई अड़चन आना, या फिर हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज होना जिसकी वजह से हमारा डेली रूटीन चेंज हो जाए, एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, ठीक है। बट हमारे पास कितनी एबिलिटी है कि हम उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें, या फिर हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से मैनेज कर सकें एंड उसे सोल्व करके अपनी लाइफ को नॉर्मल वे में जी सकें, दैट इज नोन एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। तो अगर हम काम के बेसिकली जॉब के रिलेटेड बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है। तो जब हम जॉब पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे भी वर्क प्लेस पे होते हैं, तो वहां पे काफी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसी हो सकती हैं? हो सकता है कि आपको एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है कि वहाँ के लोग आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है कि आपको जो काम मिला है वही आपको नहीं आता, ठीक है। तो इन सभी केसेस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उस केस में हम कैसे मैनेज करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं,
एंड उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स यूज कर सकते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर दिस टॉपिक। ठीक है, देन प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताई है इन्होंने कि प्रॉब्लम इज डिसाइडेड बाय पर्पस, मतलब डिफरेंट पर्पसेस के रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास। ठीक है, किसी को अगर मनी चाहिए, ठीक है, व्हेन ही अर्न्स लेस मनी, पहली प्रॉब्लम होगी किसी को पैसे की जरूरत है बट द थिंग इज वो उसे कम मनी मिल रही है, कम मनी वो अर्न कर पा रहा है, तो इस केस में बेसिकली दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर हिम। ठीक है, तो इफ समवन डजंट वांट मनी देन लिटिल मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर तो किसी को पैसे की जरूरत है बट उसे पैसा मिल नहीं रहा तो वो प्रॉब्लम है। बट अगर किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, वो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं थी। तो ये इन्होंने नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल ली है। तो अब अगर एग्जांपल इन्होंने दी है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स की, बेसिकली वो क्या करते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने जो काम होते हैं उनको एनालाइज करते हैं कि मैंने इतने देर में इतना काम करना था, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, प्लस उसकी जो क्वालिटी थी वो कंप्लीट है या नहीं, क्वालिटी डिक्रीज तो नहीं हो रही। तो उस केस में अगर डिक्रीज हो रही है क्वालिटी या फिर उनका काम टाइम पे नहीं हो रहा, देन इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को पड़ सकती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम की अगर बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए, जो कि आपके पेपर में सेक्शन ए में भी पूछी जाती है कई बार, एंड कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आती है, तो दिस इज द डेफिनेशन: प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टेकल which makes it difficult to achieve a desired goal। पेपर में कैसे आता है कि डैश इज एन ऑब्स्टेकल which makes it difficult to achieve a desired goal, तो आप बताओगे प्रॉब्लम है जो कि अड़चन की तरह काम करती है किस काम में, हम अपने डिजायर्ड गोल्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हम उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे, उस केस में जो अड़चन आ रही है दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर कई बार पूछा जाता है कि प्रॉब्लम इज डैश which makes it difficult to achieve a desired goal, तो आप बताओगे कि दैट इज एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को चाहे रट लो, चाहे याद कर लो, चाहे समझ के याद कर लो, वो आपके पर डिपेंड करता है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन आ गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की इम्पोर्टेंस यही है कि हमारी जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम उन्हें सॉल्व करने की हमारे पास कैपेबिलिटी ही नहीं होगी, चाहे प्रॉब्लम छोटी चाहे बड़ी है, हमें उसे सॉल्व करने की जो स्टेप्स हैं पता होने चाहिए, हमें उसे सॉल्व करने की हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, बस इतनी ही इम्पोर्टेंस है। ठीक, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले आपके पास, मतलब आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई है, आप उसे सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो उसे समझने के लिए क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट थिंग इज मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग मीन्स उस चीज के बारे में डीप नॉलेज लेनी या फिर इन डेप्थ नॉलेज लेनी जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स इमेजिन आप वर्क प्लेस पे हो, आपको कोई काम नहीं करना आ रहा। ठीक है, मान लो किसी को कुछ कंप्यूटर रिपेयर करने का काम बोल दिया बट उसे नहीं आता। ठीक है, तो उस केस में या तो वो बंदा कहेगा कि मैंने करना ही नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या फिर वो बंदा क्या करेगा कि नहीं मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। तो वो पहले क्या करेगा, नॉर्मल कहीं ना कहीं से ढूंढेगा कि इस चीज को कैसे सोल्व करना है, किसी से हेल्प लेगा कि यार मुझे ये करना नहीं आता, कि बता मैं कैसे करूँ, इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। देन वो आपको बताएगा कि यूट्यूब से लेक्चर्स देख ले, यूट्यूब पे बड़ी चीजें बताई हुई हैं उन्होंने पीसी को रिपेयर करने की, तो वहां से देख ले। ठीक है, तो बेसिकली सोल्व अभी आपने की नहीं है, आपने उस पीसी को आपको अभी भी काम करना नहीं आता, उसे रिपेयर करना नहीं आता, बट आप नॉलेज गेन कर रहे हो ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ फाइंड आउट करो, या फिर उसे वो प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है आप उस चीज को फाइंड आउट करो। ठीक है, प्लस आप जो भी दूसरों के एक्सपीरियंसेस से जो भी सीख सकते हो वो आप इकट्ठा करो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज अंडर द मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग की डेफिनेशन जो है दैट इज चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि जब भी आप मीनिंगफुल लर्निंग करते हो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप सीखते रहते हो कुछ ना कुछ, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो जो आप सीखते रहते हो, तो कुछ तो उस चीज में आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। एग्जाम्पल वही सेम मीनिंगफुल, जो हम पीसी रिपेयर करना था, आपने अपने एक फ्रेंड को फॉर एग्जाम्पल सतबीर ने जी पीसी रिपेयर करना है। ठीक है, तो सतबीर ने क्या किया जी, उसे लगा कि शायद भूमि को आता होगा पीसी को रिपेयर करना,
उसने भूमि को कॉल की, भूमि बता यार कैसे करूं रिपेयर। भूमि ने आगे से कि जवाब दे दिया, जा यार मैं मुझे नहीं आता, किसी और से पूछ ले, मेरा ना टाइम वेस्ट कर। ठीक है, तो उस टाइम पे सतबीर को एक्सपीरियंस हो गया कि आगे से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो भूमि से नहीं पूछना मैंने। ठीक है, फिर क्या करेगी सतबीर, फिर किसी और से बात करेगी। देन लेट्स इमेजिन उसने जी कुणाल को बोला कि कुणाल पीसी को कैसे रिपेयर करना है। कुणाल ने बोल दिया जी एक बुक है तो वो उस बुक को पढ़ ले, उस फिर तुझे अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे रिपेयर करना है। तो सतवीर ने देखा यार ये तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इतने पेजेस की बुक मैं पढूं तो मतलब ये लेंथी काम, मतलब ये इसने लेंथी रिजल्ट ही दिए मुझे। ठीक है, मतलब जिस काम को करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए इसने मुझे ऐसा सोल्यूशन दिया। तो अगेन वो क्या करेगी, उसे एक्सपीरियंस हो गया कि जब भी कुछ कोई लंबा चौड़ा काम करना है तो कुणाल से सलाह नहीं लेनी। ठीक है, फिर वो उसने किसी और को बोला, लेट्स इमेजिन उसने मुकेश को बोल दिया जी कि मुकेश मुझे बता कि मैं कैसे उसे पीसी को रिपेयर करूं। तो मुकेश ने बोला यार इस जिस भी चीज को रिपेयर करना है ना उसका नाम लिख ले यूट्यूब पे, एंड देन साथ में लिख दे ये कीवर्ड लिख दे, तुझे कोई ना कोई रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी तो उसे उसे फॉलो करती रहना तो वो हो जाएगा। तो सतबीर को लगा कि शायद ये ठीक हो, उसने वो भी ट्राई किया तो उसे लेट्स इमेजिन उसे रिजल्ट मिल गया। तो एट द एंड सतबीर को क्या एक्सपीरियंस मिला, पहले तो उसे ये एक्सपीरियंस मिला कि भूमि से नहीं कभी भी पूछना मैंने जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है। सेकंड उसे एक्सपीरियंस मिला कि उसने कभी भी जब लेंथी, जब उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए उस केस में वो कुणाल से सलाह नहीं लेगी। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज जब उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और कुछ रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो मुकेश की हेल्प ले सकती है, क्यों, क्योंकि उसने पिछली बार में मेरी अच्छी हेल्प की थी। तो बेसिकली आपका बिहेवियर उन पर्सन के साथ भी चेंज होगा जिन्होंने आपको सलाह दी थी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की वजह से आपका रिजल्ट बिहेवियर चेंज होगा। तो दैट इज अ बेसिक थिंग इन दिस पार्ट। एक्सपीरियंस की वजह से चेंज होगा आपके बिहेवियर में, मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जिसकी वजह से अब क्या होगा इन फ्यूचर सतबीर का हो सकता है कि भूमि के साथ रिलेशन खराब हो जाए क्योंकि उसने उसके माड़े टाइम पे उसकी हेल्प नहीं की। ठीक है, तो आपके बिहेवियर में चेंज आ गया। डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज करेक्टरिस्टिक्स क्या है मीनिंगफुल लर्निंग की। फर्स्ट पार्ट इज डायनेमिक। ये डायनेमिक होता है, मतलब बेसिकली इससे हमें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग से आपको काम करने के लिए कैपेबिलिटी मिलती है, मतलब मोटिवेशन मिलती है। देन क्रिएटिविटी, आपको एक काम को करने के डिफरेंट मेथड्स मिल जाते हैं जब आप क्रिएटिविटी इंक्लूड करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि कुणाल ने अलग मेथड बताया उसे सॉल्व करने का, मुकेश ने अलग मेथड बताया, तो आपको क्रिएटिविटी मिली, आपको एक काम को करने के डिफरेंट मेथड्स मिले और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा बेटर मेथड है उस चीज को सॉल्व करने का। ठीक है, देन ग्रुप एक्टिविटी है, सारे पर्सन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे एक बंदे ने नहीं भी पार्टिसिपेट किया तो वो भी कोई बात नहीं, उसको सारा टीम मेंबर कवर अप कर लेते हैं। देन गोल ओरिएंटेड होती है। गोल क्या था सतवीर का, कि मैंने पीसी रिपेयर करना सीखना है। ठीक है, तो बेसिकली मीनिंगफुल लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, यहाँ तक। यस मैम। किसको कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी मीनिंगफुल लर्निंग में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है या प्रॉब्लम क्या होती है इस चीज में? है नो नहीं? मैम। ओके नो। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अप्रोचेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्रोच यूज कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट इज एनालिटिकल टीम अप्रोच। तो इस केस में क्या होता है कि सारे टीम मेंबर्स जो हैं अपने अपना डाटा जो होता है उसे एनालाइज करते हैं। लाइक उन्होंने डाटा को कुछ ना कुछ फाइल बनाई होती है, कभी कभी भी कोई काम करते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हो, तो लास्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइंड करते हैं। उसमें से वो फाइंड करते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी कभी पहले, अगर आई थी तो उसे कैसे सोल्व किया था। मतलब पुराने डाटा को उन्होंने रेफर करना है अब किसी भी प्रॉब्लम को करेक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज एनालिटिकल टीम अप्रोच। सारे टीम मेंबर्स अपनी अपनी जो पुराने पास्ट रिजल्ट्स होंगे या उनके पास जो भी पुराना डाटा होगा उस मेथड्स को फाइंड आउट करेंगे एंड देखेंगे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई उन्होंने पुराना मेथड यूज किया था जिसकी हेल्प से आपको सही आंसर मिल गया था। ठीक है, देन इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच में मतलब एक ही टीम मेंबर है जिसे प्रॉब्लम आई है तो वो खुद ही उसके आंसर ढूंढे, किसी और की हेल्प नहीं लेगा। ठीक है, खुद ही उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करता रहे। देन पीपल अप्रोच। पीपल अप्रोच में क्या होता है कि
कुछ ये ऐसा अप्रोच है जिस केस में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ठीक है, हमें सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, चाहे वो इंटरनेट की हेल्प से फाइंड आउट करो, चाहे आप बुक्स की हेल्प से करो, या फिर दूसरों के एक्सपीरियंसेस की हेल्प से करो। देन क्रिटिकल अप्रोच है, इसमें आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो कि जो आपने लास्ट टाइम काम किया था उससे क्या आपको रिजल्ट मिले थे, और इस बार अगर आप काम करें तो क्या रिजल्ट्स मिले हैं, और आप उस चीज को नोट करके लिख लेते हो, ताकि इन केस आपको इन फ्यूचर उस चीज को सोल्व करना पड़े तो आप उसे कर सकते हो। क्रिएटिव अप्रोच, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड करोगे, किसी न्यू मेथड को फाइंड आउट करोगे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। बस इतना ही इसके बारे में याद करना है। लास्ट पार्ट स्टेप्स वो हम कल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है?